हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल ऑनलाइन प्रेप में। आज हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जिनकी संख्या होगी अप्रॉक्स 20। आपको बता दें, पिछली जो क्लास थी उसमें भी हम लोगों ने इंपॉर्टेंट 20 एमसीक्यू सॉल्व किए थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। अगर आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाके देख पाएंगे। साथ ही साथ आप अगर टीचिंग एप्टीट्यूड की कंप्लीट क्लासेस, थियरी एंड प्रैक्टिस सेट की पीडीएफ और क्लासेस चाहते हैं तो आप हमारे पेड कोर्स से जुड़ सकते हैं जिसकी फी आपको मेंशन की गई है, दिख रही होगी, ओनली 249 फॉर कंप्लीट कोर्स। अब आ जाइए, हम लोग अपने क्वेश्चंस पे आते हैं। आपको बता दिए जो क्वेश्चंस आज आप लोगों के स्क्रीन पे दिख रहे हैं सभी बाइलिंगुअल हैं, आप सभी लोग आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, देखिए आप देख सकते हैं, टॉकिंग एंड इनडिसिप्लिन इन क्लासरूम इज एन इंडिकेशन ऑफ। अगर बच्चे क्लास में बातचीत कर रहे हैं और इनडिसिप्लिन बिहेवियर, अगर कक्षा में बातचीत और अनुशासनहीनता डैश का संकेत है, यानी ऐसा कौन सा रीजन है जिसकी वजह से बच्चे बात कर रहे होंगे या इनडिसिप्लिन बिहेवियर कर रहे होंगे, ये आपको बताना है। देखिए एग्जाम में आपके ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आप सभी स्टूडेंट्स इन सभी क्वेश्चन को बहुत ही सीरियसली देखिए, समझिए और उसको नोट करते जाइए जहां आपको जरूरत समझ में आए। देखिए इनडिसिप्लिन स्टूडेंट्स इसलिए इनडिसिप्लिन बिहेवियर कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है। आपके एग्जाम में कभी कभी ऐसा होगा कि मोर देन वन को जो ऑप्शंस हैं वो लगेगा सिमिलर है, लगेगा ये भी राइट आंसर है, बट उसमें हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट ढूंढना है। यहाँ पे देखिए, बोर्डम कॉज बाई रिपीटिटिवनेस, यानी दोहराव के कारण बोरियत हो रही है, यानी कोई चीज दोबारा पढ़ाई जा रही है, बार बार रिपीट हो रही है, इसकी वजह से इसलिए बच्चे बात कर रहे हैं। या कंफ्यूजन अबाउट थिंग टॉट, या जो चीज पढ़ाई जा रही है उसमें कोई कंफ्यूजन है इसलिए बात कर रहे हैं। या नॉट समराइजिंग लेक्चर्स पॉइंट, या बच्चे उस चीज को लिख नहीं रहे हैं, व्याख्यान बिंदु का सारांश नहीं कर रहे हैं इस वजह से। तो देखिए ए और डी नहीं होगा। आप सभी लोग जल्दी से आंसर करें तो मैं बता देता हूं, ऑप्शन बी भी हो सकता है और डी भी हो सकता है। क्यों हो सकता है इसको समझ लीजिए, समझने वाली चीज है कि बोर्डम उनको फील हो रहा है, क्यों? क्योंकि वो रिपीट हो रही है, रिपीटिवनेस हो रहा है उस क्लास में, इस वजह से भी हो सकता है। अगर बच्चों को कंफ्यूजन है, मान लीजिए दो स्टूडेंट्स एक बेंच पे बैठे हैं, किसी टॉपिक को लेकर कंफ्यूजन है जो पढ़ाया जा रहा है किसी टीचर के थ्रू, ठीक है। अब इनको समझ में नहीं आ रहा तो आपस में बात करेंगे, क्या तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है? ऐसा होता है यूजली, तो उस वजह से भी बात हो रही है और ये क्लास को इरिटेट करने वाली बात है। तो ऑप्शन बी और सी दोनों हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी जब वन लाइनर टाइप के होते हैं, यानी एक ही ऑप्शन सही होगा, तो वो डिपेंड करता है वो बोर्ड या वो बॉडी जो है जो एग्जाम कंडक्ट करा रही है किसको राइट मानती है। अकॉर्डिंग टू मी राइट आंसर ऑप्शन सी होता, बट हम बी को भी कंसिडर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर आप सभी लोग करेंगे, यू हैव ए मिक्स्ड क्लास ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। अगर आपकी जो क्लास है, आप टीचर हैं और वो मिक्स्ड है, बॉयज एंड गर्ल्स यानी कोएड है, इसको कोएड कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। को एजुकेशन इट मीन्स जिसमें बॉयज एंड गर्ल्स दोनों लोग पढ़े। विच मैथड विच मैथड वुड यू अडॉप्ट टू इम्प्रूव कोऑपरेशन बिटवीन देम। आप अगर उनके बीच में कोऑपरेशन इंप्रूव करना चाहते हैं बॉयज एंड गर्ल्स के बीच में, तो आप क्या, कौन सा मेथड आप अप्लाई करेंगे, एडॉप्ट करेंगे? हिंदी में देख लीजिए, आपके पास लड़कों और लड़कियों की एक मिश्रित कक्षा है, उनके बीच सहयोग को बढ़ाने के लिए आप कौन सा तरीका अपनाएंगे? आस्किंग पेरेंट्स टू डिस्कस इक्वालिटी, क्या आप उनके पेरेंट्स को बोलेंगे कि इक्वालिटी के बारे में डिस्कस करिए कि सभी बेटा बेटी या मेल और फीमेल बराबर है? ऐसा बिल्कुल नहीं, यहां पे आपसे पूछा गया है। मेकिंग बॉयज एंड गर्ल्स शेयर ए बेंच, ये एक तरीका हो सकता है कि जो बेंच होती है क्लास में उस पे बॉयज एंड गर्ल्स मिक्स्ड बिठाए जाएं। बट यहां पे इक्वालिटी, कोऑपरेशन बढ़ाना, जरूरी नहीं है कि बिठा देने से सिर्फ उनके बीच में कोऑपरेशन हो जाएगा, नहीं। जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, देखिए, टॉकिंग अबाउट द इक्वलिटी इन रिलेशन, सिर्फ इक्वलिटी का पाठ पढ़ाने से या उस पर क्लास लेने से या उस पर कोई लेक्चर लेने से इक्वलिटी नहीं आ जाती। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। सेटिंग टास्क विच हैव टू बी डन टुगेदर, कुछ ऐसे टास्क वो लाएगा, कुछ ऐसे अडॉप्ट करेगा, यानी कोई प्रोजेक्ट दे देगा टीचर, या कोई ऐसे प्रोजेक्ट डिजाइन करेगा जिसमें अगर तीन तीन बॉयज हो, तीन गर्ल्स हो, उनके छह छह लोगों के ग्रुप बना देगा। अगर क्लास में मान लीजिए उसकी क्लास में कुछ अप्रॉक्स 24 स्टूडेंट्स हैं, तो वो छह छह के ग्रुप बना देगा, चार, और उनमें बॉयज और गर्ल्स मिक्स्ड होंगे। इससे क्या होगा कि उन सभी स्टूडेंट्स में कोऑपरेशन की फीलिंग आएगी और वो लोग साथ मिलकर वर्क करेंगे। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 आपके स्क्रीन पे है, ये भी आंसर करेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सिचुएशनल है।
द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ पनिशमेंट इन एजुकेशन इज दैट, शिक्षा में सजा का प्रमुख नुकसान क्या है आपको बता दें। एजुकेशन में प्रेजेंट टाइम में मॉडर्न एजुकेशन में पनिशमेंट को हटाने की बात कही जा रही है, बिल्कुल पूरी तरीके से। तो उसमें क्या उसका नुकसान है, इट्स जनरेट्स अनप्लीजेंट फीलिंग्स, ये अप्रिय भावनाओं को उत्पन्न करती है। जैसे अगर किसी बच्चे को पनिश किया जाता है, तो चाहे कोई भी ऐसी एक्टिविटी कर रहा हो या इनडिसिप्लिन हो उसका, तो उससे क्या होता है, आप आगे ऑप्शन पढ़ के जल्दी से आंसर करिए। इट डज नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम परमानेंटली, इससे जो प्रॉब्लम है वो परमानेंटली सॉल्व नहीं होती है, इस वजह से नहीं देना चाहिए। देखिए हमें डिसएडवांटेज बताना है, ठीक है। इसके बाद इसका डिसएडवांटेज क्या है पनिशमेंट का, एडवांटेज तो आप लोग कहेंगे, लेकिन आज के समय में इसके नुकसान को ज्यादा देखा जा रहा है। इट प्रिवेंट्स टीम वर्क या नन ऑफ दीज। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी अप्रिय भावनाओं को उत्पन्न करता है। अगर कोई भी बच्चा पनिश किया जाता है किसी भी टीचर के द्वारा, तो उसके मन में कैसी फीलिंग आती है कि ये टीचर बुरा है, ये हमें ही मारता है, मैंने ही कौन सी ऐसी गलती कर, कुछ इस तरीके से। तो ये इसका डिसएडवांटेज है, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ये भी होता है कि पनिशमेंट जो होती है वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं बन पाता है कभी कभी, ठीक है। उसको आगे कुछ क्वेश्चन है उसमें हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 54 आप लोगों के स्क्रीन पे आप लोग आंसर करेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन टीचिंग, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, यानी जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आप किस चीज को मानते हैं, स्टूडेंट के नॉलेज को, छात्र के ज्ञान को, टीचिंग टेक्निक्स एंड एड्स यूज, जो टीचिंग टेक्निक यूज की जा रही है टीचर की वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट मैटर इंपॉर्टेंट है, या शिक्षकों और छात्रों के बीच संबंध यानी रिलेशनशिप बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट है। जल्दी से आप सभी लोग आंसर करें, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 54 का जो राइट आंसर हो जाएगा शिक्षक और छात्रों के बीच संबंध। इट मींस ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि टीचर और जो टीचर है उस क्लासरूम में और उनके स्टूडेंट्स के बीच में एक फेमिलियर रिलेशन हो। अगर फेमिलियर रिलेशन नहीं है, सब्जेक्ट मैटर भी ठीक है, टीचिंग टेक्निक भी सही है, स्टूडेंट्स के नॉलेज का तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, टीचर्स के नॉलेज की इंपॉर्टेंस होती है, सब सही है, लेकिन अगर रिलेशनशिप नहीं है यानी बच्चे फॉलो नहीं कर रहे हैं, टीचर की बात नहीं सुन रहे हैं, टीचर को उस तरीके से ट्रीट नहीं कर रहे हैं, तो वो यानी वहां इफेक्टिव टीचिंग नहीं होगी। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट अकॉर्डिंग टू दीज ऑप्शंस, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आप सभी लोग देख लीजिए, यहां पे है 55। ये क्वेश्चन मेथड ऑफ टीचिंग मैंने आप लोगों को इंड में बताया था, जो भी स्टूडेंट्स उस क्लास को देखें उसको इजीली कर पाएंगे। इंडक्टिव अप्रोच, इंडक्टिव मेथड इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस प्रोसीड फ्रॉम, अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया में अभिप्रेरण उपागम, अप्रोच को उपागम कहते हैं हिंदी में, की ओर जाती है। यानी इंडक्टिव मेथड क्या है वो सिंपली आपको बताना है। और मैंने आपको बताया था कि जब हम लोग पहले एग्जाम्पल्स देते देते रूल्स प्रिंसिपल पे जाते हैं, फॉर्मूले पे जाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, वही कहलाता है इंडक्टिव मेथड। तो इसके उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे गेस करना है, पर्टिकुलर टू जनरल, यानी पहले हम कोई पर्टिकुलर एग्जांपल बताते हैं, जैसे कि अगर हम कोई भी, जैसे ग्रेविटी बताना है तो ग्रेविटी के लिए एग्जांपल हम बताते हैं कि अगर हम कोई भी बॉल ऊपर की ओर अगर उछालते हैं तो वो नीचे आ जाती है, तो ये भी ग्रेविटी का एग्जाम्पल है। या पेड़ से कुछ गिर रहा है तो वो भी ग्रेविटी का, या कोई चीज नीचे गिर रही है, फॉल डाउन हो रही है, तो वो भी ग्रेविटी का। इस तरीके से फिर हम ग्रेविटी के रूल्स बताते हैं कि ग्रेविटी में अगर इस कोई भी ऑब्जेक्ट गिर रहा है तो वो कितनी स्पीड से गिरेगा, जी की वैल्यू क्या है, ये सब जब फॉर्मूले पे आते हैं यानी पर्टिकुलर टू जनरल जाते हैं, पहले नोन टू अननोन जाते हैं, पहले जिन चीजों को हम जानते हैं उनको लेते हैं, फिर अननोन की बात करते हैं। जैसे अगर आप कोई फॉर्मूला आप जब जान लेते हैं तो उस पर ढेर सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाते हैं। सिंपल, पहले हम लोग सिंपल चीजों को जानकर फिर कॉम्प्लेक्स की ओर जाते हैं, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसी का जस्ट ऑपोजिट होता है डिडक्टिव अप्रोच। अगर हो सकता है एग्जाम में इस बार इंडक्टिव आया है, नेक्स्ट टाइम डिडक्टिव अप्रोच आए, मैंने आपको बताया था ये जस्ट ऑपोजिट है। डिडक्टिव में क्या हो जाता है कि पहले हम लोग, और ये टाइम सेविंग है, टाइम बचाने के लिए यूज किया जाता है, पहले ही फॉर्मूले या रूल्स या लॉज बता दिए जाते हैं, फिर उस पर एग्जाम्पल्स कराए जाते हैं। तो ये जनरल टू पर्टिकुलर हो जाता है, ये अननोन टू नोन हो जाता है, ये कॉम्प्लेक्स टू सिंपल हो जाता है। तो ये थोड़ा सा आप सभी लोगों को ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर आप सभी लोग करेंगे, इमोशनल एडजस्टमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इज इफेक्टिव इन। एडजस्टमेंट कई टाइप के होते हैं, एक इमोशनल एडजस्टमेंट है, यानी जैसे कुछ बच्चे जो होते हैं इमोशनली इम्बैलेंस कहा जाता है, जैसे छोटी सी बात पे
पैनिक हो जाना, रोने लगना, चिल्लाने लगना, ऐसे बिहेवियर जो होते हैं जिन लोगों में, जिन बच्चों में, उनको कह सकते हैं कि उनमें इमोशनल एडजस्टमेंट अच्छा नहीं होता है। तो ये किस में प्रभावी है? पर्सनालिटी फॉर्मेशन में, क्लास टीचिंग में, डिसिप्लिन में, या ऑल ऑफ द एबव? व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 56? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए इमोशनल एडजस्टमेंट, जब आप इमोशनली स्ट्रांग होते हैं, और इसमें कई तरीके के इमोशन में कई तरीके की चीजें आ जाती हैं, जैसे फियर हो गया, लव हो गया, और ढेर सारे केयरिंग जैसी चीजें आ गई। तो ये आपकी पर्सनालिटी को फॉर्मेशन जरूर करती हैं, यानी आपके व्यक्तित्व का निर्माण भी करती हैं। क्लास टीचिंग यानी कक्षा शिक्षण के लिए भी इंपॉर्टेंट है, डिसिप्लिन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, यानी ऑल ऑफ द एबव। ये सभी चीजों के लिए इंपॉर्टेंट है जो इस ऑप्शन में दिया है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 57 मैंने आपको कराया है आप लोगों को, इसका आंसर आप सभी लोग करेंगे। ब्लैक बोर्ड कैन बी इंक्लूडेड इन विच कैटेगरी और ग्रुप ऑफ टीचिंग एड्स? जब मैंने आपको टीचिंग एड और टीएलएम की क्लास पढ़ाई थी, तो उसमें ब्लैक बोर्ड का मैंने सबसे पहले एग्जाम्पल दिया था, और उसको मैंने बोला था कि ये ट्रेडिशनल और ओल्ड टीचिंग एड भी इसको कहा जाता है। तो ये किस ग्रुप में आएगा? ऑडियो एड्स में आएगा, विजुअल एड में, ऑडियो विजुअल, या नन ऑफ द एबव? व्हाट विल बी द राइट आंसर? बहुत ही सिंपल है, ये किस सहायक सामग्री में आएगा? तो 57 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? विजुअल एड में आएगा, यानी सिर्फ हम देख सकते हैं। डिजिटल किस में आ जाएगा? डिजिटल बोर्ड की बात की जाएगी तो ऑडियो विजुअल में आ जाएगा। मैंने आपको डिटेल में बताया, तीन ही कैटेगरी थी, तीन ही इसके सब टॉपिक या तीन ही ग्रुप थे, ऑडियो विजुअल और ऑडियो विजुअल। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर करेंगे। ये थोड़ा सा अभी हम लोग को पढ़ना भी है कि कम्युनिकेशन के टाइप्स पढ़ने काफी इंपॉर्टेंट है। जल्दी से आप सभी लोग आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 58। देखिए इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन शॉर्ट में समझ लीजिए, जब दो पर्सन के बीच में कोई कम्युनिकेशन हो तो उसको तो इंटरपर्सनल कहते हैं। दो या दो से अधिक, मान लीजिए एक पर्सन और दो से अधिक लोगों के बीच में कोई कम्युनिकेशन हो तो उसको क्या कहते हैं? इंटरपर्सनल कहते हैं। इंट्रापर्सनल का मतलब है जब हम खुद ही से बात करें, खुद ही से कम्युनिकेट करें। जैसे आप जब हम सोचते हैं कोई किसी भी चीज के बारे में तो हम खुद से उस कम्युनिकेट करते हैं। तो इंटेल्स कम्युनिकेशन विद अनदर पर्सन, यानी यहाँ पे लिखा है दूसरे व्यक्ति के लिए संचार अनिवार्य करता है। भीतर के स्वयं के भीतर संचार को दर्शाता है, जिसमें आवश्यक रूप से सोचने और महसूस करने की प्रक्रिया शामिल है। इट मीन्स ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन डिनोट करता है कम्युनिकेशन विच वंस सेल्फ दैट नेसेसरली इन्वॉल्व द प्रोसेसिंग ऑफ थिंकिंग एंड फीलिंग। और यहां पे दिया है इज ए प्रोसेस इन विच इंडिविजुअल कनेक्ट विद देमसेल्फ आइदर कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली। आपको बता दें ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अनदर पर्सन से नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे इंट्रा लिखा है, मैंने बता दिया। तो ऑप्शन ए नहीं होगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी और सी हो जाएगा। जब हम अपने से बात करते हैं, खुद से बात करते हैं कि ये हमसे गलती हो गई, या मेरे मार्क्स क्यों कम आ रहे हैं, या मुझे यहाँ पढ़ना है, मुझे इंट्रेंस, जब हम ये सारी चीजें बात करते हैं तो ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है। हम खुद से कनेक्ट होते हैं, खुद से बात करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर करेंगे। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं इसका आंसर सबसे पहले कौन देता है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 59 है, हिंदी में इसको कहते हैं अधिकारवादी की शिक्षण विधि है, यानी अथॉरिटेरियन टीचिंग मेथड, टीचिंग स्ट्रेटजी क्या होती है? मैंने आपको बताया था डेमोक्रेटिक टीचिंग, और ऑटोक्रेटिक या अथॉरिटेरियन भी कहते हैं उसको, और लेजस फेयर। मैंने आपको ये तीन टीचिंग स्टार्टिंग में ही टीचिंग के टाइप्स में मैंने बता दिया था। तो अथॉरिटेरियन का मतलब क्या होता है? जिसमें टीचर सेंटर्ड हो, यानी टीचर ही सब कुछ डिसाइड करता है। आप सभी लोग इसका आंसर जानते हैं, ऑप्शन ए होगा। अगर डेमोक्रेटिक होता तो यहाँ पे थोड़ा सा मतलब चाइल्ड सेंटर्ड की तरफ होता, लेकिन उसमें भी टीचर्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, वो उनसे पूछ के सजेशन लेता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 59 का? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अथॉरिटेरियन का मतलब क्या होता है? जो सिर्फ अपनी बात करे, जो अपनी सुने, किसी और की ना सुने। क्वेश्चन नंबर 60 काफी इंपॉर्टेंट है। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थियरीज ऑफ मोरल डेवलपमेंट हैज बीन प्रपोज्ड बाय। एग्जाम में आपके वन लाइनर टाइप में आएगा। मैं कोशिश करूंगा एक सेशन में सिर्फ इतनी थियरीज और उसके प्रोपाउंडर को मैं उसमें मेंशन करा दूं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा लॉरेंस कोहलबर्ग ने। कोहलबर्ग ने एक थियरी दी है जो मॉरल डेवलपमेंट के ऊपर है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। आप लोग सभी लोग नोट कर लेंगे, मॉरल डेवलपमेंट की थियरी जो है प्रपोज्ड बाय लॉरेंस या एल कोहलबर्ग आपके एग्जाम में, या कभी कभी सिर्फ कोहलबर्ग ऑप्शन आता है, तो इसको नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 61 भी कुछ इसी तरीके से, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। अब पारस्परिक
यहाँ पे देखिए इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है, इंट्रा नहीं है। इंट्रा से अभी रिलेटेड हम लोगों ने क्वेश्चन अभी जस्ट किया। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में क्या है, यहाँ पे देखिए इंटेल्स कम्युनिकेशन विद अनदर, सही बात है, और बाकी जो है वो खुद से है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी लोग जल्दी से आंसर करेंगे। इंट्रापर्सनल के लिए बी और सी ऑप्शन हो रहा था पिछले क्वेश्चन में, यानी क्वेश्चन नंबर 58 में। अब यहाँ पे देखिए 61 में क्या है, इंट्रापर्सनल का मतलब है कि दूसरे व्यक्ति के साथ संचार अनिवार्य करता है, यानी जब दो लोग होंगे तभी इंटरपर्सनल कहलाएगा, पारस्परिक संचार कहलाएगा, ध्यान रखेंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। और बी और सी जो है ये सिम्टम है 58 में, यानी इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन का। क्वेश्चन नंबर 62 आप लोगों के स्क्रीन पे, द इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स ऑफ इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन आर। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन के लिए महत्वपूर्ण तत्व क्या होता है, परसेप्शन, एक्सेप्शंस या एक्सपेक्टेशंस, परसेप्शंस या सेल्फ कॉन्सेप्ट। व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 62। तो आपको बता दें इंट्रापर्सनल का मतलब क्या होता है, जब हम चीजें वो खुद सोचते हैं, यानी सेल्फ कंसेप्ट जब हमारे अंदर आता है, परसेप्शन हम बनाते हैं किसी चीज को लेकर, कि जैसे परसेप्शन हमारा है ना कि अगर जैसे बिजलियां कड़क रही हैं तो बारिश होगी, या अंधेरा छा गया है जल्दी से तो हो सकता है कि आंधी तूफान आने वाला, कुछ किसी भी चीज को लेकर परसेप्शन कि ये अगर ग्लास है तो ये इतनी भारी होगी, इतनी बड़ी है साइज में, कुछ इस तरीके का। और एक्सपेक्टेशन भी होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंट्रापर्सनल में हम खुद से यही सारी चीजें करते हैं, यानी ऑल ऑफ द एबव। ये अभी हम आप लोगों को इस पे जल्द ही क्लास लाने वाले हैं। अब सेल्फ कंसेप्ट का मीन क्या होता है ये आपको बताना है। आप सभी लोग ऑप्शन पढ़ें। प्रोवाइड द बेसिक फॉर इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन बिकॉज इट गवर्न्स हाउ ए पर्सन परसीव वन सेल्फ एंड इज ओरिएंटेड टूवर्ड्स देयर इंडिविजुअल सेल्फ कंसेप्ट विच कैन ऑल्सो बी रेफर्ड टू एज सेल्फ अवेयरनेस। हिंदी में देखें तो स्व अवधारणा, यानी इंट्रापर्सनल संचार के लिए आधार प्रदान करता है, क्योंकि वो नियंत्रित करता है कोई व्यक्ति स्वयं को कैसे मानता है और अन्य व्यक्तियों की ओर उन्मुख होता है। ये भी सही बात है। स्वधारण जिसे स्व जागरूकता भी कहा जा सकता है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, जल्दी से आंसर करेंगे, ऑप्शन सी होगा। सेल्फ कंसेप्ट का मतलब क्या होता है, जब हम खुद से बात करते हैं और खुद को नियंत्रित करते हैं और ये मानते हैं कि हम इस क्लास में हैं, हम टीचर हैं, हम स्टूडेंट हैं, हम उस तरीके से बिहेव करते हैं। साथ ही साथ हमारा ये सेल्फ कंसेप्ट जो है, सेल्फ अवेयरनेस भी है कि हम अपने को लेकर जागरूक हैं कि हमें कहाँ पे, यानी क्लास में है तो कैसा बिहेव करना है, घर पे हैं तो यानी अपनी फैमिली के बीच हैं तो कैसा बिहेव करना है, कुछ इस तरीके की चीजें। तो क्वेश्चन ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 आप लोगों के स्क्रीन पे है। सेल्फ कंसेप्ट कंप्राइजेस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर, किससे कंप्राइज करता है, यानी स्व अवधारणा में निम्नलिखित में से कौन से कारक शामिल हैं, बिलीव्स, वैल्यूज, एटीट्यूड्स एंड ऑल ऑफ द एबव। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, मैंने जितना आपको बताया, डिस्कस कराया, उससे आप इजिली इसका आंसर कर पाए। सेल्फ कंसेप्ट में ये सारे फैक्टर आ जाते हैं, हमारे बिलीफ्स जो हम मानते हैं चीज़ों को, हमारे वैल्यूज जो हमारे मूल्य हैं, हमारे एटीट्यूड्स जो हमारे चीज़ों के हैं, यानी हमारे पॉइंट ऑफ व्यूज जो हम किसी भी चीज़ को लेकर कैसा सोचते हैं, हमारा नजरिया क्या है, पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, हमारे नेचर क्या है, उस तरीके की चीज़ें, यानी ऑल ऑफ द एबव विल बी द राइट आंसर ऑफ ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 65 जो है ये जीके जीएस से क्वेश्चन है। हु बिकेम द फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन इन द इंडिपेंडेंट इंडिया। तो आप सभी लोग जानते हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद जी। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 66 आप लोगों के स्क्रीन पे है। यंग एडोलसेंट्स रेबल टू एक्सप्रेस, युवा किशोर अपने डैश को व्यक्त करने के लिए विद्रोह करते हैं। किस चीज के लिए विद्रोह करते हैं, आप देखे होंगे यंगस्टर्स जो हैं, यानी यंग एज में हम लोग बहुत सारी चीजों को लेकर अपोज करते हैं। रेबल हमारा आप कह सकते हैं कि हमारा थोड़ा बिहेवियर रेबल टाइप का हो जाता है। वो किस चीज को लेकर करते हैं, थोड़ा सा आपको सोचना होगा। ये हालांकि ये साइकोलॉजी का पोर्शन है, लेकिन ये जब आप लोग बीएड करेंगे तो वहां पढ़ेंगे, लेकिन क्वेश्चन का लेवल काफी अच्छा है। जब उनको एक्सटर्नल डिसिप्लिन इम्पोस्ट किया जाता है तब वो इसका रेबल करते हैं, तो बिल्कुल नहीं। जब उनको कहा जाता है कि आप ग्रीट करिए, पैर छूइए, या कोई अलग तरीके से, या किसी को सम्मान दीजिए, प्यार से बोलिए, तो उसका वो अपोज नहीं करते हैं। उनकी क्रिएटिविटी पे भी अपोज नहीं करते हैं। देयर डिजायर फॉर फ्रीडम, स्वतंत्रता की अपनी इच्छा को अगर कोई वो करता है,
या उसको लेकर वो अपोज करते हैं, वो स्वतंत्र होना चाहते हैं, यानी स्वतंत्रता दिखाना चाहते हैं अपनी इच्छा को लेकर, अपनी चॉइसेस को लेकर, और ये अपनी व्यक्तिगत अपर्याप्तता को लेकर ऐसा कोई रिवेल एक्सप्रेशन नहीं होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 67 आप लोगों की स्क्रीन पे, जल्दी से आप सभी लोग आंसर करेंगे। देखिए यहां पे लिखा है आप लोगों के, डैश अंडरटुक द इनोवेटिव प्रोजेक्ट लोक जुम्बिश पीपल्स मूवमेंट फॉर एजुकेशन फॉर ऑल। अब ये किस स्टेट में चलाया गया है? अभिनव परियोजना लोक जुम्बिश पीपल मूवमेंट फॉर एजुकेशन ऑफ ऑल शुरू की है। तो ये आप लोग इसको जान लीजिए, ये शुरू किया है राजस्थान ने। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 68 है, ए ब्लैक बोर्ड कैन नॉट बी सॉरी ए ब्लैक बोर्ड कैन नॉट बी यूज्ड फॉर, यानी एक ब्लैक बोर्ड का यूज किसके उपयोग में नहीं किया जा सकता है? इंप्रूवमेंट ऑफ पैराग्राफ, क्या पैराग्राफ इंप्रूव करने के लिए, बच्चों को बताने के लिए प्रयोग किया जा सकता है कि नहीं? तो बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे कैन नॉट पूछा है। मेकिंग रिपोर्ट बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन, सो यहाँ पे देख लीजिए, सिमेटिक डायग्राम्स बनाने के लिए ब्लैक बोर्ड का बिल्कुल यूज किया जाता है। समरी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन फैक्ट्स, जब फैक्ट बताना होता है तो टीचर पूरा ब्लैक बोर्ड पे उसको दिखाते हैं कि किस तरीके से ए और बी को रिलेटेड है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ब्लैक बोर्ड पे किसी भी प्रकार की कोई भी रिपोर्ट नहीं बनाई जाती है या नहीं उसका यूज किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 आप लोगों की स्क्रीन पे है, आप लोग आंसर करेंगे। द पर्पज ऑफ द टेक्स्ट बुक इज टू प्रोवाइड, टेक्स्ट बुक यानी पर्पज क्या है टेक्स्ट बुक का? क्या प्रोवाइड करने के लिए, यानी जो भी टेक्स्ट बुक हम पढ़ते हैं या आपके क्लास में या आपके स्कूल में पढ़ाई जाती है, उसका पर्पज क्या है? ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग नोट करेंगे, आंसर देंगे। ए लर्निंग मटेरियल बेस्ड ऑन द सिलेबस टू ए लर्नर, क्या उनको एक लर्निंग मटेरियल है जिसपे सिलेबस है, लर्नर के लिए क्या पढ़ना है, एक शिक्षार्थी को पाठ्यक्रम के आधारित शिक्षण सामग्री है। ए मटेरियल टू टीचर्स टू बेस टीचिंग ऑन, क्या ये टीचर्स के लिए कि इसी पे टीच कराएं? बिल्कुल नहीं, वो बच्चों के लिए होती है। ए मटेरियल फॉर्मिंग द बेसिस एंड कंटेंट फॉर एग्जामिनेशन, परीक्षाओं के लिए आधार और विषय वस्तु सिर्फ परीक्षा के लिए बिल्कुल नहीं है। रीडिंग एंड रेफरेंसेस मटेरियल्स फॉर द टीचर्स, शिक्षकों को पठन और संदर्भ सामग्री के लिए, तो ये टीचर के रेफरेंस के लिए नहीं है। राइट आंसर क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दीज ऑप्शंस? ऑप्शन ए हो जाएगा। ए लर्निंग मटेरियल है बेस्ड ऑन सिलेबस टू लर्नर, जो कि सिलेबस पे बेस्ड होता है, बच्चों के लिए यानी स्टूडेंट्स के लिए होता है। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70 पे हम लोग आ गए हैं। द एम ऑफ द चार्टर एक्ट ऑफ 1813 वॉज, आपको बता दें ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये जब ब्रिटिश इंडिया के टाइम में सबसे पहले एक एक्ट आता है एजुकेशन पे लेकर, जो पहला वर्क किया गया वो यही था, चार्टर एक्ट 1813 का। अब इसका पर्पस क्या था? गवर्नमेंट कंट्रोल ऑन एजुकेशन, कंट्रोल करना चाहती थी एजुकेशन पे, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट की बात की जा रही है। टू मेक इंग्लिश एजुकेशन कॉमन, वो मैकाले के टाइम से आता है, इसमें नहीं होता, यानी ऑप्शन बी तो नहीं होगा। प्रमोशन ऑफ एजुकेशन इन इंडियन मासेस, और टू स्प्रेड एजुकेशन वर्ल्ड वाइड, वर्ल्ड वाइड दुनिया भर में शिक्षा का प्रसार करना बिल्कुल नहीं था, ये इंडिया के कंटेक्स्ट में है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी भारतीय जनता में शिक्षा का प्रचार प्रसार। इससे पहले एजुकेशन को सभी लोगों को प्रोवाइड नहीं की जा रही थी, यहां से स्टार्ट किया जाता है। ब्रिटिश गवर्नमेंट उस टाइम 1 लाख रुपए सैंक्शन करती है इस पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है इतनी राशि। और इसी के एक्ट के बाद 1870 में 1817 में राजा राम मोहन रॉय ने कोलकाता में कलकत्ता यानी कलकत्ता कलकत्ता कॉलेज स्टैब्लिश किया, कॉलेज की स्थापना की। ये भी एग्जाम में आपके पूछता है, और ये कब किया था? उन्होंने 1817 में किया था। तो ये सबसे ओल्डेस्ट कॉलेज भी इसको माना जाता है। कल आप इसको कोलकाता कॉलेज कह लीजिए, पहले इसको कलकत्ता कॉलेज के नाम से जाना जाता रहा। आज के सेशन में हम लोगों ने अप्रॉक्स 20 क्वेश्चन किए, जो कि काफी इंपॉर्टेंट थे आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसमें वो क्वेश्चन है जो कि आपको सोचने का एक नया एक अप्रोच देंगे, एक नजरिया देंगे कि अच्छा ऐसे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग इनसे आप फेमिलियर रहेंगे, तो आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये बिल्कुल नई चीजें हैं। जो चीजें हम लोगों ने पढ़ ली हैं उससे क्वेश्चन आए तो उसको मिस नहीं करिए, जो हमने नहीं पढ़ी उसको जल्द ही आप लोग पेड ग्रुप में थियरी क्लासेस प्रोवाइड कर दी जाएगी। आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंड आप सभी लोगों क्लास को इन तक देखें और उसका नोट्स जरूर बनाएं।